नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी। साथ ही कहा कि गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिसर यानी NMHC विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। एक ट्रेड सेंटर, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था उस युग में, उसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा और आज ये अप्रूवल हुआ कैबिनेट में। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत फोकस दिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते हुए उन्होंने इसको एक तरीके से बहुत डीप में स्टडी किया था। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। एक लाइट हाउसेज का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा वंस इट इज डेवलप्ड फुल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से कांग्रेस बेहद परेशान है। कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही निर्वाचन आयोग से जांच कराने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से जांच कराने और गड़बड़ी वाली ईवीएम को सील करके जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने कहा कि मतगणना को लेकर संदेह है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के परिणाम आश्चर्य में डालने वाले हैं। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और 7 विधानसभा क्षेत्र के दस्तावेज पेश किए। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सभी को लगा था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। करने के लिए मौजूद है सर, ईसीआई आज आपका डेलीगेशन आया, क्या शिकायत? हमारी शिकायत वो है जो हमारे प्रत्याशियों ने अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स से हमें दी हैं। उस वक्त उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी दी थी कि कैसे बैटरी 99% काउंटिंग के दिन सुबह जब मशीनें खोली तो दिखाई दी, जबकि पूरे दिन वो मशीन पोलिंग के वक्त खपती है, तो उसमें बैटरी भी खपनी चाहिए। तो वो अस्वाभाविक है, वो गलत है, इसलिए उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हमने वो सारे दस्तावेज इनको दिए हैं। 13 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दस्तावेज हमारे पास आ रहे हैं, वो भी हम देंगे। सर वो 7 विधानसभाएं कौन सी, अगर आप एक बार नाम बताएं? करनाल, डबवाली, पानीपत, होडल, रेवाड़ी, नारनौल और कालका। सर लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं जो आप लोग बयानबाजी कर रहे हो वो सरासर गलत है और पत्र भी लिखा। चुनाव आयोग को ये हक नहीं है कि विपक्ष की आवाज दबा सके। उसके लिए प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। तो अगर प्रधानमंत्री छुई मुई हैं, क्या चुनाव आयोग भी छुई मुई है? तो सवाल कौन उठाएगा और जवाब कौन देगा? एक आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों ने इसी तरीके की शिकायत दी थी, लेकिन आज तो कोई नतीजा नहीं निकल कर आया। उस पर आज भी हमने उसका जिक्र किया और आगे क्या कदम उठाने उस पर भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हम बैठे हैं, विपक्ष इस देश का जिंदा है। कांग्रेस पार्टी
वो संघर्ष करने की आदत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको जो करना पड़े हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन केटी के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज़ इंडिया। हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की। बैठक में भी राहुल गांधी मौजूद रहे थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसमें चुनावी रणनीति तैयारियों को लेकर चर्चा की। झारखंड में फिलहाल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की सोरेन के साथ ये मुलाकात हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के एक दिन बाद हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने एक बार फिर राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह कि क्या वो अब परिपक्व नेता के तौर पर सामने आ गए हैं? आखिर कब हरियाणा में कांग्रेस को अब जीत मिलेगी? और सवाल यह भी उठा दिए हैं कि क्या वास्तव में कांग्रेस अब अकेले नहीं लड़ सकती? क्या उसे कदम कदम पर बैसाखियों की जरूरत है? क्या अब आने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन, मंथन, सोचने और विचारने की जरूरत है? क्या उन्होंने सच में इंडिया ब्लॉक को अपनी परफॉर्मेंस से नाराज कर दिया? इसे समझिए न्यूज इंडिया के इस खास रिपोर्ट के जरिए। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत हमारी हुई, हार गए तो ठीकरा ईवीएम के नाम पर और चुनाव आयोग के नाम पर। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का ट्रेलर। राहुल जी, ईवीएम वाली लाइन चेंज कीजिए। जीते तो सब चंगा, वरना ईवीएम का पंगा। जीत गए तो ठीक, वरना ईवीएम लीक। मैं एक ही भूल बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, साफ आईना करता रहा। और इस बार धूल कांग्रेस के चेहरे पर नजर आ रही है और कांग्रेस दोष ईवीएम पर लगा रही है, जबकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस लगातार खराब होती जा रही है। इसे समझने के लिए कांग्रेस का वो रिपोर्ट कार्ड समझिए जिसमें कांग्रेस बेसिक नंबर तक ग्रैब नहीं कर पाई। 2014 आम चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती, आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 7 सीटें जीती, बीजेपी ने 312 सीटें जीती। 2019 आम चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई। 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 44 सीटें जीत पाई। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से केवल 2 सीटें जीती। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती, जो कि एक सफल चुनाव माना गया। 2024 आम चुनाव में कांग्रेस ने केवल 99 सीटें जीती और बीजेपी ने 240 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव, और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के घटक दल लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग है ना। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत हमारी हुई,
हार गए तो ठीकरा ईवीएम के नाम पर और चुनाव आयोग के नाम पर। तो हम इंडी गठबंधन के घटक दल से यह जानना चाहते हैं, अरे जम्मू कश्मीर तो देश का मुकुट है, एक लंबे समय के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ तो जनता का जो जनादेश आया उसका सम्मान कर रहे हैं। हरियाणा में दंड बैठक कर रहे थे और दंड बैठक में हालात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के, चूंकि यह परिवारवाद की पार्टी है, तो उसका भी दूरगामी असर हरियाणा में दिखाई पड़ रहा था। लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। ये वो गणित है जिसमें 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार फेल होती रही है। रिपोर्ट कार्ड में पासिंग मार्क्स लगातार कम होते रहे और ताज्जुब की बात यह है कि उन कम मार्क्स में अगर इक्का दुक्का नंबर ज्यादा आ भी गए तो वहां कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट दिखी। ये डेटा है 2014 से लेकर 2024 के बीच कांग्रेस के परफॉर्मेंस की। ऐसा नहीं रहा कि इन नंबर्स पर कांग्रेस के किसी भी नेता ने फोकस नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले कई नेताओं ने यह हवाला दिया कि पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के आगे किसी को बोलने की आजादी नहीं है। ये समय है कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने 2020 में कहा था कि कांग्रेस को अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए और नए नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी पार्टी की स्थिति पर विचार करते हुए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता व्यक्त की थी। गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी की स्थिति पर चिंतन और सुधार की जरूरत की बात कही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी समय समय पर आत्मनिरीक्षण का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। हर बार एक ही बात, और वो है आत्मनिरीक्षण। तो अब सवाल सिर्फ एक है कि हर बार हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस क्या कम मार्क्स के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर सच में अब कांग्रेस आत्ममंथन करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ओर से अगवा किए गए सेना के जवान का शव मिला है। जवान का शव अनंतनाग के जंगल से मिला है। जवान के शरीर पर गोलियों और चाकू के कई निशान मिले हैं। जवान की पहचान हिलाल अहमद के तौर पर की गई है। आपको बता दें कि शुरुआत में ही 2 जवानों के अपहरण की जानकारी थी। अनंतनाग के वन क्षेत्र से 2 जवानों को अगवा किया गया था। हालांकि एक जवान को गोली लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो आतंकियों के चंगुल से बचकर भागने में सफल रहा था। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 8 अक्टूबर को संयुक्त आतंकवाद रोधी ऑपरेशन शुरू किया गया था। छत्तीस साल पुराने दिवराला सती महामंडम केस में जयपुर की एक विशेष अदालत ने 8 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। राजस्थान के सीकर जिले में
रूप कंवर की मौत को देश के आखिरी सती कांड के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि 4 सितंबर साल 1987 को 18 साल की उम्र में रूप कंवर ने अपने पति के साथ खुद को जला लिया था। पति की चिता पर लेटकर खुद के प्राण त्यागने वाले देश के आखिरी सती कांड में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजस्थान के सीकर जिले में रूप कंवर की मौत को देश के आखिरी सतीकांड के रूप में जाना जाता है और उनकी शादी को तब केवल 7 महीने ही हुए थे। सती प्रथा थी अपने पति के साथ आग में जलने की। मुगलों से डरकर भारतीय स्त्रियों ने यह परंपरा शुरू की थी और उसी में 36 साल पुराने इस मामले को अब देश का आखिरी सतीकांड कहा जाता है। सर 1988 में पुलिस थाना धोई सीकर जिले में एक मामला दर्ज हुआ था सती के महिमा मंडन का, जिसमें 140/1988 FIR नंबर डले। उसके बाद में 45 लोगों को पुलिस ने जो है इसमें मुलजिम बनाया, जिनमें से 2004 में 25 लोगों को न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। 8 लोगों का आज फैसला आया है। 8 को भी न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। इनके ऊपर धारा 5 सती निवारण अधिनियम का आरोप था। धारा 5 है जो सती की महिमा मंडन का आरोप है। तो इसमें 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दायर किया गया था। अब उन तमाम को दोष मुक्त कर दिया है और इस कांड को अब भारतीय इतिहास में आखिरी सती कांड के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप सहकारिता विभाग की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभाग योजना और अधिकारियों के काम को लेकर चर्चा हुई। केदार कश्यप ने कहा, पहले जो हालात थे और अब जो सहकारिता को खास तौर पर हमारे देश की गृह मंत्री अमित शाह ने फोकस किया है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता के कार्य क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएं। आगे बताया कि केवल हम धान की खरीद तक सीमित नहीं रहें, मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो और अच्छे से हम अपने आप को साबित करें। तो रायपुर में सहकारिता विभाग की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि विभाग योजना और अधिकारी जो भी हैं वो विभाग की योजनाओं पर काम करें और जन जन तक जो प्रदेश की सहकारिता से जुड़ी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचें। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। देखिए, पहले जो स्थिति थी और अब सहकारिता को विशेष तौर पे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने फोकस किया है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता का कार्य क्षेत्रों को हम बढ़ाएं और जिस चीज़ से लोगों को तैयार भी करें। अभी जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि केवल हम धान खरीदी तक सीमित न रहें, हमारा मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो या लघु और उपज की दृष्टि से भी हम अपने आप को साबित करें। और वैसे तो कर ही रहे हैं लेकिन और उसको बड़े स्केल में हमको करना है, उस दृष्टि से हम लोग इसमें कार्य योजना बनाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, अब कांग्रेस पार्टी को अपनी हार मान लेनी चाहिए, ये बात सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि इस हार के बाद अब कांग्रेस को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जनता बीजेपी के साथ है, ना कि गठबंधन के नेता और गठबंधन की पार्टी के साथ। देखिए, आज सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की
जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रहिए। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष संगठन विश्व डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो 1874 में स्थापित किया गया था। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और डाक सेवाओं के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को जोड़ने की भूमिका को पहचानना है। ये दिवस डाक सेवाओं के इतिहास, उनकी प्रगति और समाज में उनके योगदान को मनाने का अवसर भी प्रदान करता है। इसी कड़ी में भारतीय डाक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और 7 से 11 अक्टूबर तक डाक सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें 7 अक्टूबर को मेला और राष्ट्रीय डाक सप्ताह का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय डाक दिवस है और जो विश्व डाक दिवस जो हम काम कर रहे हैं 150वां डाकघर के हमारे जो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो जनमानस को एम्पावर्ड करने का थीम जो इस बार का रखा गया है। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, जिसमें कि विभिन्न जो पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं हैं, मेल संबंधित सेवाएं, पार्सल संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बीमा की सेवाएं, फिलैटली सेवाएं एवं अंत्योदय सेवाएं, इस तरह की सेवाओं को अलग अलग दिवसों में हम लोग बांटा है हम लोगों ने। बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में मारपीट की हुई घटना पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दुख जताया है। तेज प्रताप यादव ने घटना के लिए मंदिर के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। तेज प्रताप ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कृष्ण कृपा दास एक महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस और सरकार से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस्कॉन मंदिर में मारपीट के मामले को लेकर के तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घटना दुखद है और मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मंदिर का अध्यक्ष जो है इस पूरे कृत्य के लिए जिम्मेदार है। तेज प्रताप यादव ने अपनी दुखद भरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पूरे कृत्य के लिए मंदिर का अध्यक्ष ही जिम्मेदार है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मन को विचलित करने वाली घटना है। न्यास बोर्ड को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे साधु संतों पे इन लोगों को हटाया जाए, ऐसे लोगों को ना रखा जाए और इन पर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखिए, अभी तो हमको बिहार का खबर पता चला। पिछले बार हमने बिहार की मुद्दा को उठाने का काम किया था और इस बार भी बिहार का ही मुद्दा को हमने उठाने का काम किया है। इस्कॉन में इस तरीके से कृष्ण कृपा दास ने, जो प्रेसिडेंट है, वो इस तरीके का काम कर रहा है बंद कमरे में। धार्मिक न्यास बोर्ड को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे साधु संतों पे इन लोगों को हटाया जाए, ऐसे लोगों को ना रखा जाए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।